न्याय शब्द सभ्य समाज की पहचान है। न्याय शब्द सभ्य समाज की पहचान है। न्याय के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। न्याय के अभाव में हम सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। न्याय के अभाव में हम सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। संत अगस्टाइन ने लिखा है कि संत अगस्टाइन ने लिखा है कि न्याय के अभाव में राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है। राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है, समूह बन जाता है। न्याय जीवन का सर्वोत्तम शर्त है। न्याय जीवन का सर्वोत्तम शर्त है। न्याय जीवन का सर्वोत्तम शर्त है। न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। जस्टिस कहते हैं। यह लैटिन शब्द जस से निकला है। यह लैटिन शब्द जस से निकला है। जस से निकला है। जहां प्राचीन काल और मध्यकाल में जहां प्राचीन काल और मध्यकाल में नैतिक न्याय का बोलबाला था,
नैतिक न्याय का बोलबाला था। वही आधुनिक काल में कानूनी न्याय का विचार आया। वही आधुनिक काल में कानूनी न्याय का विचार आया। कानूनी न्याय का विचार आया 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय का बोलबाला था। 20वीं शताब्दी में मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी जो आधुनिक रूप से चालू होता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 20वीं शताब्दी में यहाँ क्वेश्चन में लिख लेना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सामाजिक न्याय का बोलबाला है सामाजिक न्याय का बोलबाला है। वर्तमान में न्यायपालिका सामाजिक न्याय के विचार पर आधारित है। वर्तमान में न्यायपालिका आते हैं अभी। वर्तमान में न्यायपालिका सामाजिक न्याय पर आधारित है। सामाजिक न्याय पर आधारित है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य गरीबों का हित है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य गरीबों का हित या कल्याण है। गरीबों का हित या कल्याण है। या कल्याण है। कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका में कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका सर्वोच्च है, बोल भी रहे हैं।
न्यायपालिका सरकार के अंगों में संतुलन चक्र स्थापित करती है। न्यायपालिका सरकार के अंगों में संतुलन चक्र स्थापित करती है। अब इतना समझ लो क्या है, इतना तो लिख लिए क्या है। देखो, बिना न्याय का सभ्य समाज नहीं बन सकता है क्या? डाकुओं, जब अगर न्याय नहीं रहेगा तो पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। फैल जाएगी कि नहीं? कहीं पे भी संतुलन समाज नहीं रहेगी, सब असभ्य समाज हो जाएगा। जहां पे संतुलित समाज नहीं रहेगी, जहां न्याय नहीं रहेगा, वहां असभ्य समाज हो जाएगा। मार झगड़ा, देश भरे का अराजकता फैलेगी कि नहीं? लेकिन जहां न्याय रहता है वो समाज में संतुलन स्थापित रहता है, संतुलित करता है। न्याय शब्द जब लग जाता है तो इसका मतलब वहां सभ्य समाज है। क्या है? सभ्य समाज स्थापित हो जाता है। जैसे हाब्स ने कहा, लोगों ने अपना, जब चारों तरफ से अराजकता फैल गई तो लोगों ने अपना अधिकार एक व्यक्ति को दे दिया। किसको दे दिया? एक व्यक्ति को दे दिया, और वो व्यक्ति क्या करेगा? उस अराजकता को शांत करेगा। क्या करेगा? अराजकता को शांत करेगा और न्याय दिलाएगा। अगर किसी का अहित होगा तो क्या दिलाएगा? न्याय दिलाएगा। अगर किसी का अहित होता है तो उसको क्या दिलाएगा? न्याय दिलाएगा। तो सभ्य समाज स्थापित करने के लिए सभी व्यक्तियों ने ये अपना अधिकार एक व्यक्ति को सौंपा, एक समाज को सौंपा। और इसीलिए क्या है? व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। तो व्यक्तियों ने अपनी सभी अधिकार एक व्यक्ति पर सौंप दिया, तो वो क्या? समाज में संतुलन स्थापित करेगा। क्या करेगा? संतुलन स्थापित करेगा। जहां भी अराजकता, भय का माहौल होगा, उसको जो है शांत करेगा। क्या करेगा? शांत करेगा। वही न्याय शब्द जहां लग जाता है वहां सभ्य समाज हो जाता है। क्या कौन सी समाज हो जाता है? वहां सभ्य समाज हो जाता है। और न्याय के अभाव में हम समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। न्याय के अभाव में हम समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते। संत अगस्टाइन ने लिखा कि जिस राज्य में न्याय नहीं है वह राज्य कैसा है? डाकुओं का गिरोह। क्या है? डाकुओं का झुंड साबित हो गया। जहां न्याय नहीं है वहां डाकुओं का गिरोह। और न्याय जीवन का सर्वोत्तम शर्त है। न्याय जीवन का क्या है? सर्वोत्तम शर्त है। और न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्टिस, जो निकला है वो लैटिन जस्ट से निकला हुआ। जहां प्राचीन काल और मध्य काल में भी न्याय व्यवस्था थी कि नहीं? न्याय व्यवस्था प्राचीन काल और मध्य काल में भी थी बेटा। अगर नहीं थी, तो अगर चाहे राजा करता हो, प्राचीन काल में कौन करता था? राजा करता। वैदिक काल, उत्तर वैदिक में है तो सभा समिति विदत थी। सभा समिति विदत थी। सभी लोग बैठकर, आपस में बैठकर जो था आपस में समझौता कर लेते थे। तो भी कैसा? वो न्याय आधारित था, नैतिक न्याय। प्राचीन काल और मध्य काल में जो न्याय आधारित था
वो नैतिक न्याय पर आधारित था। किस पे? नैतिक न्याय पे आधारित था। और जबकि आधुनिक काल में जो न्याय व्यवस्था है वो कानूनी न्याय पे आधारित थी, जो 16वीं शताब्दी में स्थापित हुए पुनर्जागरण के बाद, व्यापारिक आंदोलन, वाणिज्य आंदोलन के बाद जो न्याय आई 16वीं शताब्दी में, वो कानूनी न्याय पे आधारित थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 20वीं शताब्दी में जो न्याय आई वो सामाजिक न्याय। किस पर आई? समाज पे आधारित न्याय आई। इसलिए 20वीं शताब्दी में जो न्याय थी वो कैसी न्याय थी? सामाजिक न्याय थी। कैसी न्याय थी? सामाजिक न्याय थी। आज जो वर्तमान में हमारी न्यायपालिका है वो सामाजिक न्याय पर ही आधारित है। सभी व्यक्तियों की कल्याण होना चाहिए, किसी एक वर्ग का कल्याण नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो यहाँ जन्मा हुआ है, जो भगवान ने जन्माए हैं, जो यहाँ पे धरती पाया हुआ है, सभी को समान अधिकार मिले न्यायपालिका का। ना कोई गरीब और ना कोई धन बाहुबली से किसी के जो है अधिकार को कोई छीन नहीं। और सामाजिक न्याय का अर्थ होता है, सामाजिक न्याय का अर्थ होता है गरीबों का कल्याण। किसका कल्याण? सामाजिक शब्द जहां जुड़ जाता है वहां गरीबों की कल्याण शब्द जुड़ जाते हैं। किसकी शब्द जुड़ जाती है? गरीबों, दबे कुचले निम्न तबके के लोगों की कल्याण की बात आ जाती है। और नहीं तो अगर ये कल्याण सामाजिक न्याय पर आधारित नहीं होता तो लोग धन और बाहुबली पर न्याय को स्थापित कर लेते, अपने अंदर ले लेते। करते थे कि नहीं? जैसे ब्रिटिश शासनकाल में होता था, जैसे ब्रिटिश शासनकाल में होता था, किसी को न्याय नहीं मिलता था। इसलिए धन बाहुबली को कमजोर करने के लिए, समानता समाज में लाने के लिए, कोई ना अमीर है ना कोई गरीब है, सामाजिक हित की न्याय पर आधारित। वर्तमान जो न्यायपालिका जो कार्य करती है वो किस पे कार्य करती है? सामाजिक हित पर काम करती है। किस पे काम करती है? सामाजिक हित पर। सामाजिक हित का अर्थ होता है गरीबों का कल्याण, दबे कुचले कल्याण। जो डिप्राइव्ड वर्ग है, जो मुख्य धारा में नहीं आए हैं, उनकी कल्याण की बात करते हैं। सामाजिक समानता लाने का प्रयास करते हैं। ना कोई अमीर है, कौन ना गरीब, बल्कि ना कोई धन बाहुबली से न्याय को जो है अपने पक्ष में करवा सकता है। सभी को सामान्य न्याय। अगर कोई क्राइम किया है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सजा सेम है। सजा ऐसा नहीं है कि 302 का मुजरिम अमीर किया तो बच जाएगा, 302 का मुजरिम गरीब करेगा तो उसको फांसी की सजा हो जाए। ऐसा है क्या? नेचर ऑफ द लॉ का सेम है सभी व्यक्ति के लिए। सभी साथ साथ में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जहां बात आती है, जहां कार्यपालिका और विधायिका के बीच विवाद होती है, तो वहां सबसे सर्वोच्च कौन हो जाता है? न्यायपालिका। उसके अधिकार पे आ जाता। अगर किसी भी संसद के बीच विवाद होता है कानून बनाने के लिए, तो चला जा किस पे जाता है? न्यायपालिका पे चला जाता है। किसके कहा ना? अभी वक्फ बोर्ड आया तो लोग जो है न्यायपालिका के भूमि सुधार अधिनियम है, न्यायपालिका के पास चले गए, ये गलत है। या किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो सर्वोच्च मान्य किसका होता है? न्यायपालिका। किसका होता है? तो कार्यपालिका और विधायिका जो कानून बनाती है, जैसे संसद केंद्र में और राज्य में विधान मंडल कानून बनाती है। अगर ये सब कानून बनाती है, इन दोनों के बीच में और जो लागू कराता है कार्यपालिका, जो कानून को कानून के अनुसार काम करता है, अगर उन दोनों के बीच विवाद हो गया तो उसमें सर्वोच्च कौन होगा? हस्तक्षेप करेगा? न्यायपालिका। किसको न करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार के अंगों पर क्या करती है? संतुलन का चक्र स्थापित कर देती है। नहीं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर कल्याण की काम नहीं हो रही है, आप अपने मनमाना नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? इसीलिए
पीएलआई भी जो दाखिल किया जाता है। अगर सरकार कोई काम गलत करता है, अगर नहीं सुना जाता है तो पीएलआई दाखिल करके उसको जो है हम जैसे कोई भी सरकार अगर गलत काम करती है उसके पास सजा कौन देगा? न्याय। अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ ईडी के द्वारा है नहीं, न्याय में जा रहे हैं कि नहीं? न्यायपालिका सर्वोच्च, भले वो कार्यपालिका है, क्या है वो? राज्य की कार्यपालिका का अंग है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर आप अपराध किए हैं तो सजा मिलेगा। लेकिन अपराध अब ये निर्णय लेगा कि है कि नहीं, लेकिन न्याय के समकक्ष आपको क्या करना पड़ेगा? उपस्थित है कि नहीं? चलिए आगे लिखे, आगे लिखे कि नहीं? चलिए मिटा दे इसको, एकदम शांतिपूर्वक और सब को ध्यान देना। में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान है संघात्मक व्यवस्था में का प्रावधान है जैसे अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका का प्रावधान है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? जैसे अमेरिका अमेरिका में कैसी न्यायपालिका है? एकहरी की दोहरी? दोहरी न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका है? न्यायपालिका है, संघात्मक व्यवस्था। लिखो, भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी भारत में होते हुए भी न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत और एकहरी है। एकीकृत और एकहरी है जिसका आकार पिरामिड नुमा है। पिरामिड नुमा है, ये भी पूछ लिया है। अभी होगा, सब बड़ी एग्जाम होती है, देखना। इसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट, इसके शीर्ष पर मतलब उच्च में, उठे जैसे पिरामिड नुमा बना दो, ऐसे 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 बनता है ना। ऐसे पिरामिड नुमा कैसे बनता है? ऐसे बनाओ और यही बनता है ना, यही आकार है। सबसे उच्च पर कौन है? कौन है? जैसे सबसे उच्च पर है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ बीच में हाई कोर्ट, यहाँ कौन है? जिला कोर्ट। कौन होगा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? पिरामिड नुमा समझ गए ना क्या है? सबसे उच्च पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट।
बीच में हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसके बाद जिला न्यायालय। तो ये पिरामिड नुमा है ना? समझ गए क्या है? मिटा दे इसको, समझना जरूरी है। जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है, सब तुम सबको मालूम, सुप्रीम कोर्ट है, मध्य में हाई कोर्ट, मध्य में हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और आधार पर जिला न्यायालय है। आधार जो लगा था, ये वाला आधार है, देखो पिरामिड नुमा बन गया, यहाँ बन गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, बीच में कौन हो गया? हाई कोर्ट हो गया। ये आधार है, क्या है? आधार है। आधार पे कौन हो गया? सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय। अब बीच में है हाई कोर्ट, और सबसे ऊंचा ऊपर कौन बैठा है? समझ गए? इसको मिटाए। लिखो, सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। को देखने दो, हम रखे। स्वतंत्रता के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपीली, स्वतंत्रता से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध इंग्लैंड में स्थित प्रीवी काउंसिल में किया जाता था। प्रीवी काउंसिल में किया जाता था। अरे लिखते जाओ। लेकिन 26 जनवरी 1950 को छब्बीस जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई
सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई उसे अंतिम अपीली न्यायालय मान लिया गया। उसे अंतिम मतलब सर्वोच्च न्यायालय को अपीली न्यायालय मान लिया गया। ठीक है। और प्रीवी काउंसिल को रद्द कर दिया गया। और प्रीवी काउंसिल को रद्द कर दिया गया। रद्द कर दिया गया। और प्रीवी काउंसिल को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? अब इसको समझ लो। ये जो लिखाया गया है उसको क्या कर पाए? समझो इसको। लिखाने की बड़ी बात नहीं है, क्या करना है उसको समझाना है। नीरज एक बार पूरा बाहर से ले लो, बच्चे बहुत जल्दी है। ठीक है। अब इसमें है, हमने कहा कि जहां संघात्मक व्यवस्था है, जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका, एकात्मक संघात्मक मैं पढ़ा दिया हूं, यहां डिटेल में नहीं जाऊंगा। जहां संघात्मक व्यवस्था है वहां कैसी न्यायपालिका है बेटा? दोहरी न्यायपालिका। दोहरी न्यायपालिका है। जैसे अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था में दोहरी न्यायपालिका है, जैसे अमेरिका में, जैसे अमेरिका में। लेकिन भारत भले ही संघीय व्यवस्था अपनाया, भारत भले ही संघीय व्यवस्था अपनाया है, संघ की सर्वोच्चता है, केंद्र की सर्वोच्चता है, भले ही वह संघीय व्यवस्था अपनाया है, लेकिन वह कैसी न्यायपालिका अपनाया है? एकहरी। कैसी न्यायपालिका अपनाया है? एकीकृत। इसकी न्यायपालिका का स्वरूप दोहरी नहीं है, एकीकृत है, एकहरी है। इसकी न्यायपालिका का स्वरूप दोहरी नहीं है, एकहरी है। और इसके शीर्ष, इसका जो न्यायपालिका का स्वरूप है पिरामिड नुमा है, और इसके शीर्ष पर जो बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय स्थापित। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किया गया भारत में। और सुप्रीम कोर्ट के बाद उसकी सहायता के लिए राज्यों में हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय की व्यवस्था किया गया है, जो पिरामिड नुमा के बीच में बैठा हुआ है। और उसके बाद जो है जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय है, जो उसके आधार पर बैठा, सभी जिले में होता है, राज्यों के सभी जिले में होता है। छोटी छोटी पहले मैटर जो जाती है वो जिला न्यायालय में ही जाती है। सत्र, दीवानी या किसी अन्य प्रकार की जो मामला होता है फौजदारी, तो पहले जिला न्यायालय, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं आ सकते, पहले कहाँ अपील करेंगे? जिला न्यायालय में। स्वतंत्रता से पहले मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान जो अगर किसी उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध में शिकायत होती थी तो इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में होती थी। इंग्लैंड की प्रीवी, इसका मतलब है सर्वोच्च उस समय कौन था? इंग्लैंड का प्रीवी काउंसिल। कौन था? जैसे इस समय वर्तमान में कौन सर्वोच्च है? उच्चतम न्यायालय। कौन है? उच्चतम न्यायालय है। उस समय सर्वोच्च कौन था? 26 जनवरी 1950 को उद्घाटन हुआ। किसका उद्घाटन हुआ? ये सर्वोच्च न्यायालय किया उद्घाटन। अब 26 जनवरी 1950 को जब सर्वोच्च
सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ उस समय प्रीवी काउंसिल को रद्द कर दिया गया। अब सर्वोच्च अपीली न्यायालय कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया। लेकिन जब ब्रिटिश शासन काल था तो सर्वोच्च जो है अपीली न्यायालय कौन था? प्रीवी काउंसिल। कौन था? प्रीवी काउंसिल। इसलिए अब ये जो हम अगर कोई पूछ लिया कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है कि दोहरी न्यायपालिका है? एकीकृत। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। आकार कैसा है? पिरामिड नुमा है। इसके शीर्ष पर कौन बैठा है? सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। उसके बीच में कौन बैठा है? उच्च न्यायालय। आधार पे कौन बैठा है? सबसे सर्वोच्च अपीली न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ब्रिटिश शासन काल में सबसे सर्वोच्च अपीली न्यायालय कौन था? प्रीवी काउंसिल। लेकिन प्रीवी काउंसिल का महत्व कब खत्म हुआ? जब 26 जनवरी 1950 में भारत गणतंत्र हुआ, तब जो है सर्वोच्च अपीली न्यायालय कौन हो गया? कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक स्टेटमेंट समझ गए? यहाँ तक जो पढ़ाया गया है आगे लिखा है। चल आगे लिखो। जो भारत में शांत हो जाओ जी। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक और अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है। लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है। ये पूछ लेगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों है। दोनों है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दोनों को प्राप्त है। रिव्यू करने की। दोनों को प्राप्त है। पुनरा होगा ना। की शक्ति दोनों को प्राप्त है।
संविधान का अंतिम व्याख्या का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान के अंतिम व्याख्या का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय को। किसको है? केवल सर्वोच्च न्यायालय को। शांत हो जाओ जी। संविधान की पीठ की व्यवस्था की गई है। संविधान की पीठ की व्यवस्था की गई है। की गई है। इसमें न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होगी। ये प्रश्न पूछा है। इस पीठ में न्यूनतम संख्या 5 होगी। मतलब जो पीठ बैठेगी बेटा, उसमें न्यूनतम पीठों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। कितना होगा? 5। सबसे बड़ा जो पीठ स्थापित हुआ वो पीठ है केशवानंद बनाम केरल राज्य 13 न्यायाधीशों की पीठ हुई। बताए हैं ये बात, बताए ना सबसे। लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए? कोरम पूर्ति के लिए, गढ़ पूर्ति के लिए कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। एक प्रश्न पूछा, कितना? 5 होना चाहिए। अधिकतम अभी तक 13 हुआ है केशवानंद बनाम केरल, जो मौलिक अधिकारों को संशोधन किया है, लेकिन मूल ढांचे को, ठीक है, लिखो। इसे सुप्रीम कोर्ट की गढ़पूर्ति या कोरम कहा जाता है। इसे सुप्रीम कोर्ट के गढ़पूर्ति या कोरम कहा जाता है। कहेगा कि संविधान की व्याख्या के लिए प्रश्न पूछेगा, संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यूनतम गढ़पूर्ति कोरम या सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? किसके लिए? संविधान की व्याख्या करने। ये कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लिखो। सबसे बड़ी संविधान पीठ, सबसे बड़ी संविधान पीठ सदैव विषम संख्या में बैठती है। सदैव विषम संख्या में बैठती है। सम नहीं, विषम। इसमें विषम। देखो बेटा, इसको आप समझ,
इसके बाद वो आएगा केशवानंद बनाम केरल राज। सबसे बड़ी जो कोरम पूरा हुआ वो किसका था? केशवानंद बनाम केरल राज। कहीं जा रहे हैं? एक फोटो खींच लो बच्चों का। केशवानंद बनाम ये ले लो, केशवानंद बनाम केरल राज। यहां से भी वहां से भी। सबसे हमने आपसे कहा कि इस मौलिक अधिकारों का संरक्षक माता पिता अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है और अभिभावक है। माता पिता माई बाप, माता पिता माई बाप। अब जो इसके अगल बगल बैठे हुए हैं वो इसकी शाखाएं, मतलब पिता पुत्र, पुत्र पिता है। लेकिन आप समझ लेना कि जो अब प्रश्न पूछता है कि मौलिक अधिकारों का, जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो होता है दोनों होता है। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है, ठीक है। और पूछ लिया कि न्यायिक पुनरावलोकन कौन करता है? दोनों करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करता है। लेकिन जहां संविधान के अंतिम अधिकार का प्रश्न बनता है तो किसकी सुनवाई ज्यादा होती है? सुप्रीम। किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट की। संविधान की व्याख्या के लिए संविधान की केवल एक ही व्यक्ति व्याख्या कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। कौन कर सकता है? कोई हाई कोर्ट नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? और अंतिम व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इस सुप्रीम कोर्ट जो अंतिम व्याख्या करेगा बेटा, उसके लिए कोरम, गणपूर्ति या न्यूनतम सदस्यों की संख्या संविधान की व्याख्या के लिए 5 होनी चाहिए। अधिकतम विषम में होती है। अधिकतम अभी तक भारत में जो खंडपीठ गठित हुई वो गठित हुई 13। कितना? 13। केशवानंद बनाम केरल राज्य में, जहां संविधान के मौलिक अधिकारों का सुधार किया जा सकता है, ऐसा व्याख्या, लेकिन मौलिक अधिकारों के नेचर को नहीं बदला जा सकता। नेचर को सुधार आप कर सकते हैं लेकिन नेचर बदल नहीं सकते, ठीक है। आगे इसको मिटा दें। चलो आगे। इधर देखो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चालू नहीं हुआ है। अभी क्या हो रहा है? न्यायपालिका का नेचर ही बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? नेचर बताया जा रहा है। देखो अभी तक सबसे बड़ी संविधान पीठ, अभी तक सबसे बड़ी संविधान पीठ न्यायाधीशों का था। अभी तक सबसे बड़ी संविधान पीठ 13 न्यायाधीशों का था। सबसे बड़ी न्यायपीठ किसका था? 13 न्यायाधीशों का था। जो केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामले में बैठी, जो बैठी,
जो केशवानंद बनाम केरल मामलों में बैठी, पुनर्लोकन की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। देखो केशवानंद बनाम केरल राज्य की मैटर क्या है, आप समझिए। अब इसमें यह होता था कि जैसे अब संविधान में कोई संशोधन करना, तो बहुत से आए 11 खंडपीठ आई तो भी कहे कि संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद बनाम केरल राज्य वाली मामला जो आया, राज्य वाला मामला आया, ये कहा कि मौलिक अधिकार में, यहाँ लिख लेना, यहाँ लिखो इसे, ये कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। न्यायपालिका को देखते हुए, सुधार करते हुए मौलिक अधिकारों में जो 6 मूल अधिकार है, जो 6 मूल अधिकार है उसमें संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन मूल ढांचे में ढांचे में संशोधन नहीं किया जा, मतलब पूछ लिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात कौन किया है, मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात कौन किया है, कौन किया है? केशवानंद बनाम केरल। सबसे बड़ी खंडपीठ कहाँ गठित हुआ, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, यहाँ लिखना नीचे, यहाँ इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नोट में लिखो। तदर्थ मतलब एडहॉक में जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, कौन से न्यायाधीश एडहॉक में नियुक्त होते हैं, एडहॉक में जो नियुक्त होते हैं न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट में है। केवल सुप्रीम कोर्ट में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में। अब इतना जो 1 घंटा से बढ़ाया गया, ये केवल अभी ढांचा बताया गया। क्या बताया गया? ढांचा। और उसके बाद कौन होगा? अब इसको बंद कर।